तो हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल सीरीज करंट अफेयर्स डेली में। मैं अर्चित श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का परीक्षा मंथन की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। आज थोड़ा लाइव क्लासेस नहीं हो रही हैं, ये रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल रही हैं। कल से हम लोग लाइव फिर से शुरू करेंगे अपने सेशंस को, तो बिना किसी दिक्कत के शुरू करते हैं आज के क्लासेस को। सबसे पहला क्वेश्चन आज का, जो कि न्यूज़पेपर में भी छाया रहा। मैंने इसको कल ही रिकॉर्ड किया था, बट इसको आपको आज प्रोवाइड करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज न्यूज़ को थोड़ा एनालाइज करना था, तो इसको मैंने थोड़ा एडिट करके फिर से नई चीज़ों को ऐड कर दिया है। देखिए फिर से देखते हैं। तो श्रीलंका के नए कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रेजेंट के टाइम से आपको इन्फॉर्मेशन देने की कुछ बातें हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर के क्वेश्चंस को। चार ऑप्शंस: रानिल विक्रमसिंघे, महिंदा राजपक्षे, महिंदा एबेवर्दना या गोटाबाया राजपक्षे। एंड द आंसर इज रानिल विक्रमसिंघे, जो कि अभी श्रीलंका के अभी हाल ही में नए कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी कि एक्टिंग प्रेसिडेंट बन चुके हैं। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो रानिल विक्रमसिंघे थे, ये एक तरह से बनाए गए थे राष्ट्रपति तो नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे श्रीलंका के, और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 13 तारीख की बात की जाए, 13 जुलाई आप लोगों ने सुना होगा, 13 जुलाई को इस्तीफा देने वाले थे गोटाबाया राजपक्षे अपने पद से। हालांकि इसके लिए बहुत सारे प्रोटेस्ट भी देखे गए थे, और बहुत सारे प्रोटेस्ट के बीच में गोटाबाया राजपक्षे ने जब रिजाइन किया, तो रिजाइन करने के बाद ये भी श्रीलंका छोड़ करके भाग चुके थे। ये कल न्यूज़ आ रही थी। आज की न्यूज़ को आप लोग न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू का एक एनालिसिस यहाँ पे, रानिल विक्रमसिंघे एक्टिंग प्रेसिडेंट बन चुके हैं। हालांकि गोटाबाया राजपक्षे मालदीव्स में गए हैं, मालदीव्स में भी इनका बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, और वहाँ से ये सिंगापुर जाएंगे शायद, ऐसी न्यूज़ उठ करके आ रही है। कहाँ पे जाएंगे वही है, अभी खैर दर दर की ठोकर ही खाना बन रहा है इनके आगे। तो ये कुछ चीज़ों को आप लोग रिलेट करके याद रख सकते हैं। इसमें बहुत सारे आर्टिकल हैं, जैसे आप देख सकते हैं आज का ही आर्टिकल है न्यूज़पेपर का, श्रीलंका नो क्विट आफ्टर द स्टॉर्म। एंड इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइज एंड फॉल ऑफ गोटाबाया राजपक्षे, जिनको आप देख सकते हैं, और इन्हीं के भाई महिंदा राजपक्षे, जो कि यही दोनों भाई लोग और पूरी इनकी फैमिली पूरी तरह से ये चला रही थी श्रीलंका को। और जब भी आप देखते हैं किसी भी कंट्री में, कभी भी किसी भी कंट्री में जब भी डायनेस्टी रूल करने लग जाती है, नेपोटिज्म अगर पॉलिटिक्स में दिखाई देता है, तो इसका विरोध हर एक कंट्री में लगभग देखने को मिलता है। आप इंडिया में ही देख सकते हैं कुछ पर्टिकुलर पार्टीज। एंड आप नॉर्थ कोरिया में कुछ साल बाद आपको हो सकता है कि ये देखने को मिले। बहुत सारी कंट्रीज में ऐसे देख सकते हैं, किसी भी कंट्री में अगर डायनेस्टी रूल करने लग जाती है, तो यहाँ प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ठीक है, तो श्रीलंका यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं। 20 तारीख को बोले गए थे कि राष्ट्रपति के उपचुनाव कराए जाएंगे, लेकिन अभी खैर 22 तारीख का डेट अनाउंस करा दिया गया है। एंड इसके अलावा कुछ नामों को मेंशन करें तो महिंदा राजपक्षे देख सकते हैं, ये पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनके बाद रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री बनाया गया, बट इन्होंने भी रिजाइन किया एज पर द डिमांड ऑफ द पब्लिक ऑफ श्रीलंका। एंड महिंद्रा एबवर्दना, ये क्या है, ये अध्यक्ष है इनके जो संसद है उसके, प्रेजेंट जो लोकसभा है इनकी, इसके प्रेजेंट टाइम में स्पीकर के रूप में ये जो है इन्होंने घोषणा की थी कि फिर से जो इलेक्शन होने वाले हैं उसके बारे में सारी बातों को बताया था। एंड गोटाबाया राजपक्षे आपको पता ही है, जो कि श्रीलंका छोड़ करके भाग चुके हैं। देखिए श्रीलंका की बात की जाए तो आप जियोग्राफिकल लोकेशन में देखेंगे श्रीलंका, जैसे कि हम मतलब कई सारे उपनामों से भी जानते हैं, हिंद महासागर का मोती भी इसे बोलते हैं। जब आप देखेंगे इंडिया एंड श्रीलंका को जो डिवाइड करने वाली एक स्टेट है, इसे हम बोलते हैं पाक स्टेट। आप ये भी बोल सकते हैं जोड़ने या डिवाइड करने वाली। ठीक है, तो ये आपकी पाक स्टेट याद रखते रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहीं पे आपका आ जाता है कौन सा, गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी। और ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो जाते हैं तमिलनाडु के एस्पेक्ट में। और अभी तमिलनाडु में भी ये सभी आर्टिकल्स में ये सारी चीज़ें आप भी देख सकते हैं, इसको पढ़ेंगे तो तमिलनाडु में भी माइग्रेशन का खतरा बढ़ते जा रहा है, जिस तरह की प्रॉब्लम श्रीलंका में हो रही है इस वजह से। ओके, तो इन सारी चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया? तो आप सभी को पता है मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। एंड इनको सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज यानी कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था 2014 के टाइम में, जिस समय इनकी एज मात्र 17 साल थी। और इन्हीं के जन्म दिवस को मनाने के लिए, हालांकि प्रत्येक बच्चे के लिए अनिवार्य और मुफ्त जो शिक्षा होती है, इसकी अपील के लिए हर साल 12 जुलाई को, जो कि इनका बर्थडे है, डेट ऑफ बर्थ है, तो 12 जुलाई को हर साल विश्व मलाला दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको आप देख सकते हैं इमेज में भी। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने बता दिया। तो ये याद रखते रहिएगा, सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज पाने वाली कौन थी, तो ये मलाला यूसुफजई हैं। किस क्षेत्र में पाया, तो शांति के क्षेत्र में, यानी नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित की गई थी। पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, जन्म दिवस 12 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पे आप थीम भी देख सकते हैं नीचे जो भी लिखा हुआ है, एंड नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो भी हमारे अभी तक के इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि 1 जुलाई को क्या क्या सेलिब्रेट किया गया, एंड 11 जुलाई तक के जो विश्व जनसंख्या दिवस से लेकर के 10 जुलाई राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, ये सारे नामों को आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। प्लस यहाँ पे मैंने थीम भी डाल दिया है जो कि राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो नेशनल डॉक्टर्स डे की थीम थी इस बार की, ये सब कुछ आप रिलेट करके याद करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखी हुई हैं। 12 जुलाई को युवा कार्यकर्ता जो थी मलाला यूसुफजई, इनके बारे में सारी चीज़ें लिखी गई हैं। एंड यूएन ने महिला शिक्षा की वकालत करने वाली युवती को सम्मानित करने के लिए इस डेट को थोड़ा सा ऑनररी सेलिब्रेट करने की बात कही थी, तो ये खैर आप चीज़ों को रख सकते हैं। जब हम बात करते हैं यूएन की यानी यूएनओ की, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की, आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, और इसकी स्थापना से ही आपको याद आ जाएगा यूएनओ डे यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन डे, संयुक्त राष्ट्र संघ डे जो मनाते हैं हम लोग, या संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये आप लोग प्रेजेंट टाइम में क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं जो आपके सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे 94 वर्षीय यानी 94 ईयर्स भगवानी देवी, इन्होंने फिनलैंड में 100 मीटर्स की स्प्रिंट में, देखिए स्प्रिंट क्या होती है, स्प्रिंट बड़ी तेजी से दौड़ने वाली जो एक रेस होती है, पूरी रफ्तार से दौड़ने वाली एक रेस होती है, इसमें एथलीट भाग लेते हैं। इस एथलीट प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता है, तो भगवानी देवी जो कि इंडिया से बिलोंग करती हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीत करके भारत का नाम रोशन किया है, और न सिर्फ एक गोल्ड, इसके साथ 2 ब्रॉन्ज मेडल्स भी इन्होंने जीते हैं। ये आप रिलेट कर लेंगे, एज इज जस्ट अ नंबर, ये ऐसे नहीं कहा जाता है, ये रियलिटी है, क्योंकि 94 ईयर्स की होने के बाद भी इन्होंने क्या है, स्प्रिंट रेस में जीत करके बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड जो है यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। एंड इसके बाद बात की जाए तो 100 मीटर की दौड़ में इन्होंने मात्र 24.74 सेकंड में पूरा किया, और जब हम इंटरनेशनल रिकॉर्ड की बात करेंगे तो ये है 23.15 सेकंड में पूरा करने का ये विश्व रिकॉर्ड है, तो ये नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब हम बात करते हैं फिनलैंड की, तो हमें मैप में देखना होगा फिनलैंड हमारा कहाँ पे है। ये आपके सामने फिनलैंड दिखाई देगा जो कि रशिया से लॉन्गेस्ट मतलब लंबी थोड़ी सी बाउंड्री जो है यहाँ पे शेयर करता है। एंड मैंने आपको बताया था फिनलैंड एंड स्वीडन ये दोनों ऐसी कंट्रीज हैं जो कि नाटो में बहुत ही जल्द न्यूज़ आ सकती है कि ये दोनों नाटो नाटो में पूरी तरीके से शामिल हो चुके हैं। जितने भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सारी चीज़ें चल रही हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये जल्द से जल्द जो है नाटो की जो परमानेंट मेंबरशिप है उसको अचीव कर लें, तो इसको आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। ओके, तो जो कुछ इंपॉर्टेंट था सब कुछ आपके सामने है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में खार्ची उत्सव किस राज्य में सेलिब्रेट किया गया। देखिए उत्सव और महोत्सव और ये जो फेस्टिवल्स होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके जितने भी एग्जामिनेशंस हैं, यानी कि जो भी अपकमिंग एग्जाम्स आपके आने वाले हैं। लेट्स से अभी प्रेजेंट टाइम में आपके एमटीएस के एग्जामिनेशंस चल रहे हैं, इसमें ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। एंड एसएससी के लेवल पे, यूपीएससी के लेवल पे, यूपीपीसीएस में तो जरूर पूछते हैं ये सारे क्वेश्चंस को, कभी एरो से मिलान करने के बारे में आ जाता है, और उसमें से अगर आपको एक दो भी याद हो तो भी आप बड़ी आसानी से मैच कर ले जाते हैं। ठीक है, तो खार्ची उत्सव अभी हाल ही में मनाया गया हमारे त्रिपुरा में, जिसको आप मैप में देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स। एंड त्रिपुरा की लोकेशन कुछ यहाँ पे है। आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाता है किस देश से सीमा साझा करती है ये, तो ये बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखेंगे, कुछ ऐसे हमारे बाउंड्रीज हैं जो कि सीधे सीधे बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम है। एंड मिजोरम की लोकेशन आप देखेंगे, मिजोरम जो है ये म्यांमार और यहाँ पे आपका बांग्लादेश पड़ेगा, दोनों से सीमा साझा करता है। एंड इन्हीं 4 स्टेट्स को यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन्हें एएमटीएम कहते हैं। एंड 6 शेड्यूल में इन्हीं स्टेट्स के, इन चारों स्टेट्स के ही जो आदिवासी ट्रिब्यूनल्स हैं इनके रेगुलेशंस को मेंशन किया गया है, तो ये शेड्यूल 6 आप याद रख सकते हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछता है शेड्यूल 6 के स्टेट्स कौन कौन से हैं, शेड्यूल 6 में किन किन स्टेट्स को मेंशन किया गया है। अगर आप यूपीएससी के लेवल पे अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस यहाँ पे हम देख लेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड फिर से एक बार मिजोरम को मैं ऐड करूँगा। ये चारों ऐसे स्टेट्स हैं जो कि बाउंड्री शेयर करते हैं हमारे म्यांमार से, इसको रिलेट करेंगे आप लोग। एंड इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे जब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा चाइना इसको लेकर के हमेशा कंट्रोवर्शियल रहता है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट से लेकर के। फिलहाल अभी यहाँ पे हम लोग बात करें किसकी, त्रिपुरा की, जिसकी कैपिटल अगरतला है। 14 देवी देवताओं की पूजा यहाँ पे की जाती है इस फेस्टिवल में। खार्ची उत्सव के नाम से ये पारंपरिक जो उत्सव है इसको कस्टमाइज्ड वे में एक तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। मेनली बोला जाए तो आदिवासी त्यौहार है एक तरह का, एंड इसके अलावा हिंदू त्यौहार, हिंदू धर्म से रिलेटेड है ये। एंड जो बांग्लादेशी भक्त हैं और साधु भी हैं ये भी इसमें पूरी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। अब आ जाते हैं हम और सारे ऑप्शंस पे, जैसे असम में बिहू नाम का एक फेस्टिवल मनाया जाता है, बिहू एक इनका डांस भी है, ये रिलेट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे अभी बैखो महोत्सव मनाया गया था, बैखो
महोत्सव भी सेलिब्रेट असम में ही किया गया था। ओडिशा की बात की जाए तो आप लोग ने सुना होगा नुआखाई महोत्सव, जो कि ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है। एंड तमिलनाडु मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि पेड एग्जामिनेशन में अक्सर ये क्वेश्चन आपसे मतलब कई सारे शिफ्ट में आपसे पूछा हुआ था ये सारी चीज़ें। तो क्वेश्चन आपके तमिलनाडु के फेस्टिवल्स के बारे में, तो पोंगल एंड जल्लीकट्टू, ये दोनों फेस्टिवल्स तमिलनाडु से रिलेटेड हैं, इसको आप रिलेट करके याद कर लेंगे। ओके। तो जब हम बात करते हैं त्रिपुरा की, इसके प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे विप्लव कुमार देव, एंड राज्यपाल हो जाएंगे जो प्रेजेंट टाइम में है सत्यदेव नारायण आर्य। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, कौन सा देश हाल ही में इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश बना है? तो जब भी हम बात करते हैं इंटरपोल की, ये इंटरनेशनल लेवल की एक पुलिसिंग एजेंसी है, और इसके अलावा इसका 68वां देश अभी मेंबर बना है। कैसा मेंबर? ये जो डेटाबेस तैयार करना है, यानी कि इंडिया के डेटास को अब यूज करेगा कौन सा? इंटरपोल भी यूज करेगा। एंड इंटरपोल की डेटास कुछ हैं, इसके लिए इंडिया में भी हेल्पफुल हो जाएंगी। और ये इंडिया जो है अभी 68वां देश बना है इंटरपोल का। जब भी हम बात करते हैं इंटरपोल, द फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। फिर से देखो, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम इंटरपोल के रूप में जानते हैं। एंड इसके अलावा आप देखेंगे, यानी कि जो भी ऑडियो विजुअल डेटा होंगे, इनका यूज़ करके जो भी पीड़ित हैं या भी जो भी प्रॉब्लम में है लोग, उन सभी लोगों के लिए जितने भी हेल्प प्रोवाइड की जा सकती है इंटरनेशनली, मैं बोल रहा हूँ इंटरनेशनली जो भी हेल्प हो सकती है, ये सारी चीज़ें की जाएंगी। और जब हम बात करते हैं इंटरपोल की, तो सबसे पहले आप देखेंगे स्थापना इसकी कब हुई थी? 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। एंड लियोन, फ्रांस के लियोन में इसकी कैपिटल प्रेजेंट टाइम में सिचुएटेड है। और अहमद नासिर अल रईस ये प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं। एंड इसके अलावा अब और ऑप्शंस को हम लोग डील करेंगे। और ऑप्शंस में जैसे कि आप न्यू को देखेंगे, NIU, इसमें न्यू बोलते हैं। देखिए न्यू की बात करें तो न्यू जो है अभी हाल ही में 68वां मेंबर कंट्री बना था किसका? ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का। बात करते हैं एंटीगुआ बाराबुडा की, कैरिबियन कंट्री है। एंटीगुआ बाराबुडा अभी हाल ही में ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 102वीं मेंबर कंट्री बनी है। टोटल 102 मेंबर है, और 102वीं मेंबर कंट्री इंटरनेशनल सोलर अलायंस की एंटीगुआ बाराबुडा बनी थी। 101वीं कंट्री कौन बनी थी? USA बनी थी। दक्षिण सूडान की जब हम बात करते हैं, यानी साउथ सूडान, सबसे न्यूएस्ट बनी हुई एक कंट्री है आपकी साउथ सूडान। और इसके अलावा साउथ सूडान इज द 93rd मेंबर, 193rd मेंबर, यानी 193वां सदस्य देश है किसका? UNO यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का। राइट। ओके। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। क्वेश्चंस आप लोगों ने देख लिए जो भी मेंशन किया गया है। इंटरपोल याद रखेंगे, क्वेश्चंस आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के एस्पेक्ट में। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस 2021 ये किसके द्वारा जारी किया गया? फिंडेक्स इंडेक्स डेटाबेस की बात की जा रही है यहाँ पे। फिंडेक्स इंडेक्स का मतलब क्या होता है? इंडेक्स का मतलब क्या होता है? डेटाबेस इंडेक्स है ये। मतलब बताता है एक तरीके से यहाँ पे वित्त यानी फाइनेंशियल लेवल किसका किस तरीके से है, फाइनेंस कोई किस तरीके से करता है, ये इंडेक्स, ये डेटाबेस जो है, ये अभी हाल ही में जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। यानी कि वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जिसे हम कहते हैं, ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। एंड इसमें कुछ रिपोर्ट्स बताई गई जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कुछ चीज़ों को रिलेट करने में। जैसे दुनिया भर के खाते में जो भी स्वामित्व है उसमें वृद्धि हुई है। कुछ ज़्यादा लोगों ने क्या किया है? बैंक अकाउंट्स को ओपन किया है। इसके बावजूद भी इंडिया की अगर बात करें तो 4 में से सिर्फ 3 वयस्कों के पास ही वित्तीय खाता है, यानी फाइनेंशियल अकाउंट है। और इसके अलावा 1.4 बिलियन वयस्क जो हैं, 1.4 अरब जो एडल्ट हैं, इनके पास कोई भी बैंक खाता है ही नहीं। एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात की जाए, विकासशील देशों की बात की जाए, इसमें सैलरी पेमेंट की बात की जाए, प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए, गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, इनमें 20% एडल्ट जो हैं इनके खाते में यूज़ किया गया है। देखा जा रहा है कि इनके 20% खाते जो हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में इसका एनालिसिस बताता है आपको। लगभग 91% जो भी रिसीवर्स हैं, प्राप्तकर्ता हैं, इनके खाते से डिजिटल भुगतान में डिजिटली इन लोगों ने भुगतान किया। यानी कि मैक्सिमम जो पेमेंट्स हो रही है डिजिटली हो रही है। इंडिया इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस है। तो ये देख सकते हैं 70% जो एडल्ट हैं, इन्होंने अपने खाते का प्रयोग नगद प्रबंधन के लिए भी किया हुआ है। ठीक है। ओके। तो ये सब तो कुछ हो गया। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका? वॉशिंगटन DC में। एंड डेविड मालपास प्रेजेंट टाइम में कौन है? डेविड मालपास इज द अध्यक्ष बोल सकते हैं, डायरेक्टर जनरल भी बोल सकते हैं इनको, प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड बैंक के। ओके। चेयरपर्सन नॉर्मली यूज़ किया जाता है। इसके अलावा IMF की बात की जाए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आपने अभी पढ़ा होगा IMF के बारे में, गीता गोपीनाथ इनसे रिलेट करके, जिसके IMF की जो डिस्प्ले है, पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की जो डिस्प्ले की जाती है जहाँ पे इमेज, उस वॉल पे पहली महिला की जो इमेज लगी, ये गीता गोपीनाथ इंडिया की तरफ से थी। एंड UNO की बात की जाए, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, मैंने अभी अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट की डेट क्या है, ये आप बताएंगे।
WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप रिलेट करेंगे। इसने भी ये भी लक्ष्य रखा था भारत को मलेरिया मुक्ति के लिए, और आप देख सकते हैं जैसे डेंगू मुक्ति, मलेरिया मुक्ति, एंड इसके अलावा जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सी, टीबी मुक्ति का लक्ष्य भी 2030 तक रखा गया था। हालांकि इंडिया ने इसको 2025 में कंप्लीट करने की बात कही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, जो कि किस राज्य की मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा? गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान या फिर जम्मू कश्मीर? एंड द आंसर इज आपका हो जाएगा राजस्थान। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक मानगढ़ पहाड़ी है, इसको पूरा रेनोवेट किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष थे श्री तरुण विजय। इन्होंने क्या किया, मानगढ़ पहाड़ी जो कि राजस्थान और गुजरात के बाउंड्री पे आपको दिखाई देती है, इस पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक यानी कि धरोहर एक तरीके से घोषित की गई है। इसके अलावा बताया गया कि 1500 जो भील आदिवासी थे, इनको 17 नवंबर 1930 यानी 1913 में ब्रिटिश सेना ने बेरहमी से मार डाला था। उनको याद करने के लिए इसको एक बार सेलिब्रेट करने के लिए और राष्ट्रीय धरोहर महत्व के चीज़ बनाने की इस पे बात की गई। राजस्थान में मेनली ये पूरी तरीके से सिचुएटेड है, इसको आप रिलेट करेंगे। एंड यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पहले राजस्थान की। तो राजस्थान, अशोक गहलोत इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, एंड कलराज मिश्रा राज्यपाल है राजस्थान के। मैंने अभी आपको राजस्थान के बारे में बताया था, केवलादेव, घाना एंड घाना पक्षी विहार है, केवलादेव नेशनल पार्क है, भरतपुर नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है। ये सारे नेशनल पार्क आपके राजस्थान से बिलोंग करते हैं। एंड राजस्थान का मैंने आपको बताया था अभी कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बावनवा टाइगर रिजर्व, ये आप लोग मेंशन करेंगे, अगर याद हो तो, न याद हो तो मैं खुद ही बता दूंगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करते रहिएगा, मैं रीड करूंगा आपके मेंशंस, जो भी आपके मेंशनड आंसर्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हम देख लेते हैं गुजरात का धौलावीरा, ये 40वां यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी हाल ही में बनाया गया था, और टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं हमारे इंडिया में, और 40वां गुजरात का धौलावीरा था। 39वें की बात की जाए तो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर आपने सुना होगा, जिसे रामप्पा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, तेलंगाना में सिचुएटेड है। 39 नंबर का जो हमारा यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में, ये तेलंगाना में ही सिचुएटेड है। बात करेंगे जब हम जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर की, तो श्रीनगर याद रखते रहेंगे आप लोग। श्रीनगर को अभी हाल ही में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी इंडेक्स में, क्रिएटिव सिटी नेटवर्क्स में अभी हाल ही में शामिल किया गया था, रिसेंटली इसको ऐड किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने। हाँ, मैं आंसर बता दूं आपको, रामगढ़ विश्वधारी, जिन लोगों ने आंसर दिया होगा, रामगढ़ विश्वधारी अभ्यारण्य जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इसे अभी हाल ही में 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो इसको आप लोग अपना एक बार करेक्ट कर लेंगे किसने आंसर सही दिया था। मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम, ये किस राज्य या यूनियन टेरिटरी से संबंधित है, जिसे हाल ही में प्रारंभ किया गया? नई दिल्ली, राजस्थान, ओडिशा या फिर तमिलनाडु? और आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली। ध्यान रख सकते हैं जो भी वर्कर्स यानी कि जो भी हमारे लेबर क्लास हैं, इनके लिए क्या है, इनको नॉर्मली क्या है, कौशल विकास को प्रशिक्षण देने के लिए लगभग 200 लोगों को टारगेट किया गया है। एंड पर ईयर 2 लाख लोगों को पर ईयर इसमें क्या किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षित का मतलब यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, एंड लोगों को क्या बताया जाएगा, इस तरीके से आप अपने लेवल्स को, अपने जो भी स्किल्स हैं उसको और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। एंड दिल्ली के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, इन्होंने इसको एक तरीके से अनावरण किया और लॉन्च किया था, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे और सारे स्टेट्स की जो भी हमारे कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं। जैसे राजस्थान की एक योजना चल रही है चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, जो कि सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है राजस्थान गवर्नमेंट की। इसके अलावा बात करेंगे ओडिशा की मो बस सर्विस, जिसको भी हाल ही में पुरस्कृत किया गया था इंटरनेशनल यूएनए के द्वारा। तमिलनाडु की बात करें तो मलक्काई थेड़ी मारुतवम योजना, यानी स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एमिड कोविड, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा नई दिल्ली के बारे में बता सकता हूँ कि विनय कुमार सक्सेना प्रेजेंट टाइम में इनके नए एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए थे। एंड बात की जाए दिल्ली को कब भारत की राजधानी घोषित की गई थी, तो ये 1912 यानी कि 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में इसको क्या है बनाया गया था, इंडिया की कैपिटल यानी कैपिटल ऑफ इंडिया। इसको आप रिलेट करेंगे और याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इज दैट भारत के द्वारा कहाँ सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाई ओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में भारत ने सबसे लंबा, देखिए ये विश्व का सबसे लंबा है डबल डेकर फ्लाई ओवर, इसको बनाया गया है नागपुर में, जो कि महाराष्ट्र से रिलेट करता है। आप देख सकते हैं डबल डेकर यानी ऊपर इस पर ट्रेन चल सकती है या फिर बसेस जो भी हैं, और नीचे जो है इसमें चलने के लिए जो भी सिचुएटेड एरियाज बना दिए गए हैं। टोटल इसकी लेंथ की बात की जाए तो इसमें 3.14 किलोमीटर की टोटल लेंथ है इसकी। डबल डेकर वायडक्ट के निर्माण को वर्ल्ड रिकॉर्ड बना करके इंडिया ने जो है एक तरीके से अचीव किया है। एंड इंडिया में बहुत तेज़ी से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सड़कों का जाल बड़ी तेज़ी से फैलाया जा रहा है, बढ़ाते चले जा रहे हैं।
और अभी एक और रिकॉर्ड इंडिया ने बनाया था, सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा लंबी सड़क जो कि उड़ीसा में बनाई गई थी, इसमें भी वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया ने अभी अचीव कर लिया है। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, जो कि आप लोग मैप तो मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया था, देख लिया होगा आप लोगों ने। और बात करते हैं इसको किसने किसने बनाया था, तो ये देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड महाराष्ट्र मेट्रो ने, इन दोनों ने मिल करके इसको पूरी तरह से डिज़ाइन किया और बना दिया। ओके, चलिए और ऑप्शंस को देख लें तो श्रीनगर की चिनाब नदी पे मैंने बताया था आपको सबसे ऊंचा जो रेलवे ब्रिज है ये श्रीनगर, ये चिनाब नदी पे बनाया गया। केवड़िया की बात की जाए तो दुनिया का सबसे ऊंचा, ये देखिए ये भी दुनिया का सबसे ऊंचा, ये भी दुनिया का सबसे ऊंचा, और ये भी दुनिया का ये सबसे लंबा, ठीक है। ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट जो हमारी स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये केवड़िया में है, गुजरात के। एंड इसको आप रिलेट कर सकते हैं, इसको क्या है, केवड़िया के स्टैचू ऑफ यूनिटी को रिलेट कर सकते हैं। ये दुनिया में सबसे ऊंची है, 182 मीटर इसकी हाइट है। एंड केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम कर दिया गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। ओके, लद्दाख की बात की जाए तो उमलिंग ला दर्रे पे अभी हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित, ऊंचाई पर बोल रहा हूँ मैं, ऊंचा नहीं, सबसे ऊंचाई पर स्थित जो हमारा मोटरेबल व्हीकल है, यानी मोटरेबल रोड है, यानी कि जहाँ पे गाड़ियाँ चलाने लायक जो रोड बनाई गई हैं, ये लद्दाख के उमलिंग ला पास पे बनाई गई है। इसको आप रिलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन है कौन सा राज्य सर्वाधिक एक्सप्रेस वे वाला भारत का पहला राज्य बना है। सिंपल सा देखेंगे, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मेघालय। एंड द आंसर इज यूपी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, रिवीजन फॉर्मेट में है ये। क्या है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़े एक्सप्रेस वे नेटवर्क की नींव में एक तरीके से आगे बढ़ता चला जा रहा है। टोटल यहाँ पे 13 एक्सप्रेस वे हैं। एंड इसमें से 6 एक्सप्रेस वे जो हैं ये बन चुके हैं। यमुना एक्सप्रेस वे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, लखनऊ, मेरठ, दिल्ली, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, ये सभी बन चुके हैं। एंड यहाँ से आपको गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस पे, गंगा एक्सप्रेस पे, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, दिल्ली, गाजीपुर, ये सारे आपको 7 जो हैं आपके अपकमिंग एक्सप्रेस वे हैं। टोटल मिला करके 13 एक्सप्रेस वे हो जाएंगे, और इसके बाद यूपी जो है फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा एक्सप्रेस वे के मामले में। एंड प्रेजेंट टाइम में बोला जाए सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला हमारा इकलौता जो राज्य बना है ये उत्तर प्रदेश बना है। यहाँ पे बात मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की कर रहा हूँ, ये ध्यान रखेंगे। एंड इसके अलावा आप कुछ चीज़ों को मेंशन करें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यूपी की जब हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश तो यहीं पे है हमारे भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे हम जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं, जो कि सिचुएटेड है हमारे नोएडा में। इसको आप याद रखेंगे। एंड इसके अलावा हम कुछ और चीज़ों को बात कर लेते हैं, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, ठीक है। इसके अलावा हम जब और सारी चीज़ों को यहाँ मेंशन करते हैं, तो यहाँ पे मेंशन करने के लिए एक्सप्रेस वे की बात आई। एक्सप्रेस वे यानी कि हमारी सड़कों का नेटवर्क जो मैं आपको बता रहा था, वही बहुत ज़्यादा आपकी आगे बढ़ चुकी है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करेंगे। खैर, ये तो आपका आखिरी क्वेश्चन था, और अब हम यहाँ पे कल के होमवर्क को देख लेते हैं। मैंने आपको होमवर्क दिया था, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने अपने पुरुष और महिला क्रिकेट के लिए समान वेतन की घोषणा की है। द आंसर न्यूजीलैंड। बहुत सारे लोगों ने आंसर किया, थैंक यू सो मच सभी का। एंड नेक्स्ट आपके लिए आज का होमवर्क दे दे रहा हूँ मैं। हाल ही में यूएसए के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्राप्त करने वाली सबसे कम आयु की महिला कौन बनी। नाओमी ओसाका, किरण मजूमदार शाह, सिमोन बाइल्स या श्यामला गणेश। इसका आप आंसर करेंगे, आज का होमवर्क है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के न्यूज़ हैं, इसको हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ताकि कल को इसी की जो क्वेश्चंस में क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको जब मिले तो आपको किसी तरह की कंफ्यूजन ना हो। देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक न्यूज़ दी गई, स्केल अप द इंडिया साउथ कोरियन बायलैटरल पार्टनरशिप, यानी कि साउथ कोरिया जो है इंडिया का बहुत अच्छा पार्टनर बन सकता है। इस पे कुछ न्यूज़ पब्लिश की गई थी, इसको आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। इसको मैं भी बता दूंगा आपको, और कुछ दिनों में इस पे भी क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा, कल मैं इस पे भी क्वेश्चन बना दूंगा। एंड सबसे ज़्यादा क्लियर अभी पिक ली गई थी कौन सी, एक टेलीस्कोप जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये आप लोग जेम्स वेब टेलीस्कोप के नाम से जानते हैं, नासा ने डेवलप किया था इसे। एंड बहुत ही क्लियर कट इस बार पिक ली गई इससे, कहाँ की, हमारी स्पेस की, इसलिए ये इंपॉर्टेंट थोड़ा हो जाता है, न्यूज़पेपर में छाया रहा। एंड इसके अलावा आप देखेंगे इंडिया ने अचीव किया एनर्जी टारगेट्स को 9 ईयर से पहले ही, मतलब 9 ईयर पहले ही अचीव कर लिया। क्योंकि 2015 में एक समिट होती है COP21 की, जिसमें कि भारत के जो 500 गीगावाट की बात बोली जाती है, 500 लगभग गीगावाट की बात की जाती है, कि इतना रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से इनको क्या करना है, अचीव करना है। एंड इंडिया इस टारगेट को पहले ही मतलब अचीव कर लेता है। खैर, हालांकि अभी इंडिया ने 500 गीगावाट के टारगेट को रखा 2030 तक अचीव करने का, और जो भी टारगेट्स रखे गए थे 2030 तक, इससे पहले इंडिया ने क्या है, अपनी कैपेसिटी को बढ़ा करके इसको पहले ही इसको अचीव कर लिया, 2022 तक इसको अचीव कर लिया, यानी 9 ईयर्स पहले ही इसने अपने गोल को अचीव कर लिया इंडिया ने। इसकी बात यहाँ पे की जाती है। ओके। एंड इसके अलावा आप देखेंगे इंडिया के जो भी चाइना और इंडिया के जो भी रिलेशंस में जो भी जा रहे हैं, हमारे इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ये बड़ी तेज़ी से हाई चले जा रहे हैं।
और जब भी हम बात करते हैं अल्टरनेटिव्स की, यानी कि चाइनीज़ प्रोडक्ट जब भी इंडिया में बैन करने की बात करते हैं, तो अल्टरनेटिव्स इंडिया के पास बहुत सारे नहीं होते हैं। इस वजह से इंडिया और चाइना जहाँ एक तरफ गलवान घाटी में युद्ध करते हैं, वहीं आपस में ये क्या करते हैं, ट्रेड्स को भी बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे इंडिया की बात करें तो 125.6 बिलियन का टोटल बायलैटरल ट्रेड यहाँ पे होता है हमारे 2021 के पूरे टोटल 1 ईयर में। एंड बात की जाए तो इसमें 97 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड है, ये सिर्फ हम लोगों ने इम्पोर्ट किया है, यानी कि इम्पोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम हुआ है इंडिया की तरफ से। यानी ट्रेड डेफिसिट आप देख सकते हैं, व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा भारत की तरफ से देखने को हमें मिला है। और इस बार देखें तो अभी फर्स्ट हाफ 2022 में क्या है, इतने यानी कि आप देख सकते हैं 67.08 बिलियन का टोटल ट्रेड हुआ है, जिसमें से अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो इंडिया ने मात्र 9.57 बिलियन डॉलर का क्या किया है, सिर्फ इतने का ही एक्सपोर्ट किया है, जो कि बहुत ही कम है। ये आप रिलेट करेंगे। दूसरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ I2U2 के बारे में है। इसका आप फुल फॉर्म जान लीजिए। I2U2 एक नेक्स्ट क्वाड की तरह से आता है, और I2U2 का मतलब आप समझ सकते हैं, इंडिया, इजराइल, यूएसए एंड यूएई, ये चारों कंट्रीज़ का एक जो क्वाड बनाया गया, एक जो नई 4 देशों की समिति बनाई गई। क्योंकि जब भी हम क्वाड का नाम लेते हैं तो उसमें आपको आता है क्या, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए, ये 4 कंट्रीज़ एक क्वाड बनकर के सामने आती है। लेकिन यहाँ पे एक नए क्वाड की बात की जाती है, जो ईस्ट एशियन रीजन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। तो ये आज तक के जितने भी इम्पोर्टेंट आज के न्यूज़पेपर की न्यूज़ थे, उसको आप देखेंगे, और प्लस इससे रिलेटेड जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, इसको ज़रूर आप लोग आंसर कर लेंगे। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय। मिलते हैं कल फिर से लाइव क्लासेस में।